गुड इवनिंग सभी को। एज एक्सपेक्टेड डेट से पहले नॉट सेट 7 प्री का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है और जो जो कैंडिडेट इस रिजल्ट के अंदर क्वालिफाई हुए हैं उन सभी कैंडिडेट्स को बहुत बहुत बधाई, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। और जो कैंडिडेट्स इस एग्जाम के अंदर क्वालिफाई नहीं हुए हैं, इतनी मेहनत करने के बाद में भी, इतना पढ़ने के बाद में भी, इतना सब कुछ करने के बाद में भी यदि रिजल्ट्स आपके फेवर में नहीं आया है तो आपको हिम्मत नहीं हारनी है। हाँ, रिजल्ट आने पे थोड़ा बुरा लगता है, सारी चीजें होती हैं, लेकिन एग्जाम इज द पार्ट ऑफ लाइफ। ठीक है, एग्जाम एक जीवन का हिस्सा है, लेकिन इसको लेके आपको ज्यादा डिप्रेस नहीं होना है, ज्यादा इतना नहीं सोचना है। हाँ, लेकिन इस एग्जाम के बाद में, इस रिजल्ट के बाद में आपको फील होता होगा कि आपने क्या ऐसी गलतियां की है, क्या ऐसी मिस्टेक्स की है। उन मिस्टेक्स पे आपको काम करना है, उसको इम्प्रूव करना है और आने वाला जो अपकमिंग एग्जाम है, जैसे कि रेलवे हो गया, है ना, रेलवे हो गया, अपकमिंग नॉट सेट 8 है, उन सब चीजों के बारे में आपको सोचना है। ठीक है, सबसे पहले ऑल सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को बहुत बहुत ही शुभकामनाएं। ठीक है, अगर अपन बात करें इस नॉट सेट 7 के बारे में, तो रिजल्ट के अंदर अपन इस वीडियो के माध्यम से ये डिस्कस करने वाले हैं कि कितनी कट ऑफ जाएगी और कौन कौन से कैंडिडेट हैं जो मेंस के लिए एलिजिबल होंगे, है ना, अकॉर्डिंग टू कट ऑफ। ठीक है, तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि जो अपना जो रिजल्ट आया है, यानी कि जो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि 7th का जो पेपर हुआ था, जो भी 15 सितंबर को आप सब लोगों ने पेपर देखा होगा, तो पेपर मीडियम लेवल का था। अपन इसको ज्यादा हार्ड भी नहीं बोल सकते और ज्यादा इजी भी नहीं बोल सकते, लेकिन अगर आप लोगों ने पेपर अटेम्प्ट किया हो, पेपर दिया हो, तो उस पेपर के अंदर आपने एक चीज देखी होगी। देखो, हर बार एम्स जो क्वेश्चन है उसकी पूछने का तरीका बहुत ही डिफरेंट हो गया है। आजकल पेपर बनाने का तरीका डिफरेंट हो गया है। अगर आपने देखा होगा उस पेपर के अंदर, तो ज्यादा से ज्यादा आपको वहां पे इजी टाइप के क्वेश्चन, यानी कि वन लाइनर क्वेश्चन देखेंगे, जिसके अंदर आपको प्रायोरिटी या फिर कुछ ज्यादा रेशनल की जरूरत नहीं है। और हमेशा आपको ये चीज हमेशा दिमाग में रखनी है कि जहां पे क्वेश्चन आपको इजी लगने लगता है, या जहां पे क्वेश्चन को आपको लगता है कि ये क्वेश्चन तो मेरे को आता होगा, वहां पे हमेशा क्वेश्चन को ज्यादा रॉन्ग होने के चांसेस होते हैं। एम्स को, एग्जामिनर को, पेपर बनाने वाले को पता होता है कि स्टूडेंट कहां पे गलती कर सकता है, इसलिए वो पेपर के अंदर हमेशा कोई ना कोई ऐसी एक चीज आपके सामने रखेगा जिसको आपको समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वो चीज। ठीक है, तो वो हमेशा आपके सामने एक ऐसी चीज बनाएगा, खड्डा खोदेगा। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर उसको पता है कि स्टूडेंट यहाँ पे फंसेगा ही फंसेगा, और वो चीज को आपको आइडेंटिफाई करना है, और वो आइडेंटिफाई करने के बाद में आपको क्या करना है, हमेशा क्वेश्चन सॉल्व करना है। पेपर दिया होगा, आपने देखा होगा पेपर का इतना लेवल नहीं था। ठीक है, आप पेपर देने के बाद में सबको लग रहा होगा कि भाई मेरा तो हो ही जाएगा, लेकिन अगर रिजल्ट आया है तो अपन को पता चल गया कि अपना सिलेक्शन नहीं हुआ मींस क्यों नहीं हुआ, इस बात पे आपको क्या करना है, एनालिसिस करना है। ठीक है, और जो लोग क्वालिफाई हो गए हैं, और क्वालिफाई होने के बाद में जो सारे लोग जो क्वालिफाई हुए हैं वो सारे के सारे मेंस एग्जाम के लिए अपेयर नहीं हो पाएंगे। अगर आपने रिजल्ट देखा होगा तो रिजल्ट का जो लास्ट वाला जो पेज है उसके अंदर अगर आप देखोगे, मैंने यहाँ पे जो चीज इंफॉर्मेशन लिख दी है कि जो लोग की जो प्री एग्जाम हुआ था उसके अंदर कम से कम कितने लोग अपियर हुए थे, 62,426 लोगों ने एग्जाम दिया था। ठीक है, और जो प्री के अंदर जो क्वालिफाई कैंडिडेट हुए हैं वो कितने हुए हैं, 3526। ठीक है, और जो टोटल पोस्ट कितनी है, 1480 पोस्ट है। कितनी है, नॉट सेट प्री की जो टोटल पोस्ट है वो कितनी है, 1480 पोस्ट है। और 1480 पोस्ट में कितने लोगों को क्वालिफाई किया है, 35,026, यानी कि कितने ये हो गया, यानी कि 10 गुना लोगों को क्वालिफाई किया है। कितने टाइम्स, 10 टाइम्स, 10 गुना। ठीक है, और उसके अंदर एक और लाइन लिखी गई कि जो लोग एलिजिबल होंगे मेंस के लिए वो कितने होंगे, 7,829 कैंडिडेट ही है जो मेंस एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, यानी कि जितने लोग क्वालिफाई हुए हैं सारे के सारे मेंस एग्जाम नहीं दे पाएंगे, उसमें से सिर्फ 7,829 कैंडिडेट ही आपके क्या दे पाएंगे। तो सबसे पहले तो जो लोग क्वालिफाई हुए हैं, काफी लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि मैं मेंस दे पा रहा हूं, कि मैं मेंस दे पाऊंगा कि नहीं दे पाऊंगा, मेरा एडमिट कार्ड आएगा। देखो, इतना पैनिक होने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले ठीक है, जो फाइनल आपके स्कोर कार्ड आएगा, स्कोर कार्ड का वेट करें, आज लेट नाइट तक या कल सुबह तक आपका स्कोर कार्ड आ जाएगा। उसके अंदर आपकी रैंक भी मेंशन हो जाएगी कि, और आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आप मेंस के लिए एलिजिबल है या नहीं है। उसके बाद में ये आपको हमेशा ये दिमाग में आपको लेके चलना है कि जो भी लोग कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं वो सारे के सारे मेंस नहीं दे पाएंगे, यानी कि जो टॉप 7,829 लोग होंगे जिनकी अच्छी रैंक आई होगी या अच्छे नंबर से क्वालिफाई हुए हैं वो मेंस दे सकते हैं। जैसे कि अगर मैं अपना बताऊं तो मैंने नॉट सेट 7 का एग्जाम दिया था और मैं अभी क्वालिफाई हुआ हूं, और मेरा परसेंटाइल है कितना, 99। तो मेरे को एक आइडिया हो गया है कि 99 परसेंटाइल है,
कट ऑफ से काफी अच्छा है। यहाँ पे मैंने कट ऑफ भी लिखी है, काफी कट ऑफ से काफी अच्छा है मेरा अपना जो परसेंटाइल। तो मेरे को एक आइडिया है कि मैं मेंस दे सकता हूँ। लेकिन अगर यहाँ पे अपन कट ऑफ की बात करें, अगर यूआर की कट ऑफ है, मैं एक एक्सपेक्टेड आइडिया आपको बता रहा हूँ कि कितने परसेंटाइल तक है जो मेंस के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पे यूआर की जो कट ऑफ हो गई है 95.85, कितनी 95.85। अगर यहाँ पे कितने गुना 10 टाइम्स अगर उन्होंने क्वालिफाई किया है, यानी कि जिसका यानी कि 97 परसेंटाइल बन रही है, कितनी 97 परसेंटाइल से ऊपर है, वो मेंस के लिए एक एक्सपेक्टेड क्या हो सकते हैं, क्वालिफाई हो सकते हैं। ईडब्ल्यूएस के अंदर कितना है 77, कितना 77, तो यहाँ पे अपन बोल सकते हैं 82, यानी 82 से 85 परसेंटाइल, यानी कि क्योंकि इस बार ईडब्ल्यूएस के अंदर बहुत ही अच्छा कंपटीशन है। कंपटीशन तो नहीं बोल सकते क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा लोग क्वालिफाई हुए, ठीक है, तो इसका थोड़ा सा कट ऑफ ऊपर जा सकता है, यानी कि जो 80 से 85 के बीच में, जिसके 80 से अबो है, वो मेंस दे सकते हैं। और ओबीसी के अंदर अगर 88 है तो यहाँ पे जाएगा 92 से अबो ही जाएगा, 92 से अबो जाएगा, ठीक है, 92 से 95 तक, ठीक है, 92 से 95 जिसके परसेंटाइल अबो है वो मेंस दे सकता है। ठीक है, ऐसी कैटेगरी के अंदर 85 है तो ये आप 90 से अबो ही मानो, ठीक है, 90 परसेंटाइल से अबो है वो ही मेंस दे पाएगा। और एसटी के अंदर 85 से अबो, 85 से जिसके अबो परसेंटाइल है वही मेंस दे पाएंगे। क्लियर है यहाँ तक? तो ये था अपना एक जनरल सा क्राइटेरिया, जनरल सा एक एक्सपेक्टेड कि कौन लोग मेंस दे सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, अगर आपका इस रिजल्ट जो भी आया है, चाहे पॉजिटिव आया है, नेगेटिव आया है, पॉजिटिव आया है, बहुत अच्छी बात है। और अगर नेगेटिव भी आया है तो आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ज्यादा डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है। आपको फिर से प्रिपेयर करना है अब आपको अपकमिंग एग्जाम के लिए, और फिर से आपको पढ़ाई स्टार्ट करनी है। और इस बार आपको पढ़ने से ज्यादा उन चीजों पे ध्यान देना है जो आप बार बार मिस्टेक करते हुए आ रहे हो। कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिनसे अभी मेरी बात हुई है, उन्होंने कम से कम 10 से 20 बार 15 बार एग्जाम दे चुके हैं, लेकिन सब कुछ पढ़ा हुआ होने के बावजूद भी उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। अब क्यों नहीं हो रहा है? यानी कि वो वही मिस्टेक करके आ रहे हैं जो पहले एग्जाम से करके आ रहे हैं ना। क्वेश्चन को ढंग से नहीं समझ पा रहे हैं, क्वेश्चन की लैंग्वेज को नहीं समझ पा रहे हैं, टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं ना। अभी कुछ लोग बोल रहे हैं कि मैथ रीजनिंग का इश्यू आ रहा है। अरे भाई, मैथ रीजनिंग कोई पहली बार थोड़े आया है। मैथ रीजनिंग यानी कि ये जब से नॉस्टेट बना है, जब से उससे पहले भी मैथ रीजनिंग आता था, उसका कोई और सोल्यूशन है ही नहीं। आपको पढ़ना पड़ेगा मैथ रीजनिंग जीके, आपको पढ़ना पड़ेगा यदि सिलेक्शन लेना। कोई बोल रहे कहां से पढ़े? अरे कहां से क्या पढ़ेंगे? स्टडी मटेरियल की कमी थोड़ी है। मैथ रीजनिंग के लिए बेसिक मैथ रीजनिंग है। अगर आपने इस एग्जाम के अंदर नॉट 7 के अंदर अगर आपने मैथ रीजनिंग को देखा होगा तो बिल्कुल बेसिक मैथ और रीजनिंग पूछा गया है। और बिल्कुल अगर ये क्वेश्चन भी आप गलत करके आ रहे हो, अगर आपको सब कुछ पता होने के बावजूद भी आप ये सारी चीजें नहीं पढ़ रहे हो, इसके लिए आप खुद जिम्मेदार रहोगे। ठीक है, आते हुए क्वेश्चंस को गलत करना, ये सारी चीजें गलतियां हैं जो कभी भी माफ नहीं की जाती। आता जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है वो गलत हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन आता हुआ क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में आपको फिर से प्रिपरेशन के लिए लग जाना है। जो मेंस है उनको, जिनका प्री क्वालिफाई हुआ है और जिनका अभी बहुत ही जल्दी एडमिट कार्ड भी इसका रिलीज हो जाएगा मेंस का लिया, क्योंकि अक्टूबर में एग्जाम है। और मेंस, जो लोग मेंस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको कोई ज्यादा इधर उधर पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको रिवीजन करने की जरूरत है। जो पढ़ा गया हुआ है, जो पढ़ा हुआ है उसी में से ही क्वेश्चन आएंगे, कोई उसका नया सिलेबस नहीं है। थोड़ा सा आप उसको प्रायोरिटी, मेंस के अंदर थोड़ा सा प्रायोरिटी बेस्ड, सिनेरियो बेस्ड, इमेज बेस्ड क्वेश्चन, इन क्वेश्चन को थोड़ा सा आप ढंग से पढ़ के जाना। ठीक है, आते हुए क्वेश्चन बिल्कुल गलत नहीं होना है। आपको ऐसा नहीं है कि मेंस के लिए कोई वो वाली बुक पढ़नी है, ये पढ़ना वो पढ़ना, कुछ भी नहीं पढ़ना है। जो पढ़ा हुआ है, जो आपके पास में कंटेंट है, जो आपके पास में अपने टेस्ट सीरीज या प्रैक्टिस टेस्ट ले सके, उन सब का क्या करना है, ओनली और ओनली रिवीजन करना है। आपकी जो एक्यूरेसी है उसको इंप्रूव करना है, और जो आप एरर करके आते हो उनको क्या करना है, कम करना है। ठीक है, और जो भी लोग हैं उनको मेंस के लिए बहुत ऑल द बेस्ट, मेंस के लिए ऑल द बेस्ट।